दोस्तों, मैं राजेश सर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज मैं मौर्य वंश शासक लेके आया हूं मित्र, और देर न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मित्र कि मौर्य वंश का जो देखा जाए तो शासन काल हम पढ़ते हैं, तो मौर्य वंश का शासन काल की हम बात करते हैं तो देखो कैसे राजा बनते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है राजा बनने की? तो राजा बनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उस समय मगध की हम बात कर लें तो नगद देखिए नंद वंश का शासन था मित्र, नंद वंश का शासन था। नंद वंश का शासन था, उसमें उस समय राजा कौन था? घनानंद था। अब आपको बता दूं, घनानंद बहुत ही मतलब एक प्रकार के घटिया शासक था। घटिया शासक का मतलब ही होता है जनता इनसे उब चुकी थी, जनता इनसे परेशान हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जनता के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, टैक्स पे टैक्स लगा दिया जनता, जिससे कारण इनसे बहुत परेशान हो गई थी। और उसी समय एक घटना घट जाती है, मतलब घनानंद इतना अत्याचारी, दुराचारी सब कुछ था उसके अंदर को। और एक बात और बता दो मित्र, दूसरी बात यह है कि उस समय देखा जाए तक्षशिला के आचार्य, नाम सुने होंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है? तक्षशिला है। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है मित्र। और उस समय वहां के आचार्य या कुलपति चाणक्य थे। उनका नाम कौटिल्य भी है और उनका नाम विष्णुगुप्त भी है, उनको अजय भी कहा जाता है। तो चाणक्य, उन्होंने उस समय क्या हुआ कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए विदेशी आक्रमणकारी आया था, तो उस समय पूरे भारत का राजा कौन था? घनानंद था। तो घनानंद से मदद मांगने के लिए गया था, मगर उस समय क्या हुआ कि इनकी मदद करने के बजाय अपने आयासी में मस्त था। और जिससे कारण से जो राज सत्ता, मतलब ये राज सत्ता इन्होंने जो ग्रहण किया, घनानंद ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर लिया कि जिसको तुमको बहुत घमंड है जिस सत्ता के, मैं उसको घमंड को चूर करके ही रहूंगा। तो रास्ते में लौट रहे थे, तो ये बालक आपस में ही, बच्चे जो होते थे, राज तिलक का खेल खेल रहे थे। तो उसमें एक बच्चा था जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य की जब कहानी मतलब पूछा बच्चे से कि आपके माता पिता, देखिए कारण क्या है, चाणक्य इतना बुद्धिमान था, बुद्धिमानता से कमी नहीं थी, जो व्यक्ति को देख लेता था उसके सारे गुण बता देता था चाणक्य। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य का नंबर, उस पे राज तिलक का खेल मतलब होता है कि राजा बनने का नंबर, मतलब बच्चे आपस में राजा बन रहे थे, पारी पारी राजा बन रहे थे। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य का नंबर आया तो इन्होंने बड़ा शालीनता से उत्तर दिया। इनको लगा कि ये राजा का लड़का है। जब इसकी कहानियां सुने तो उस समय घनानंद ने, इसके पिता का हत्यारा था और साथ साथ इसकी मां को दुराचारी किया, और उसी से उत्पन्न एक पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने, मां ने उसको क्या किया, एक डिब्बे में, मतलब एक प्रकार देखा जाए कूड़ेदान में फेंक दिया। और फेंकने के बाद मित्र, उसके बाद होता क्या है, जब कूड़ेदान में फेंक देता है तो वो बहेलिया जो होता है, जो मतलब गड़िया होता है, वो क्या करता है, उस बच्चे को लालन पालन करता है। और पालन करने के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो जैसे बकरियां चराने वाले चारागाह मतलब करते थे, वही काम करने लगा। और उसी बीच में जब राज तिलक का खेल चल रहा था मित्र, तो ये निगाहें उसको चाणक्य को पड़ जाती है, और कहीं ना कहीं उसमें राजा का गुण उसको प्राप्त हो जाता है। और जिससे कारण से उस बहेलिया नामक से 1000 दिनार में उसको खरीद लेता है। और खरीदने के बाद क्या करता है, ले जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, और वहीं पर इसकी शिक्षा दीक्षा देता है। और यही बार बार उसको कहता है, तुम्हारे पिता का हत्यारा कौन है? घनानंद। तुम्हारी मां के लूटने वाला कौन है? घनानंद। मतलब एक प्रकार उसकी प्रतिशोध उसके ऊपर एकदम बराबर डाल दिया। और ये प्रतिशोध की मतलब ज्वाला इतनी भड़क गई दोस्त, और जब भड़क गई तो उन्होंने आक्रमण करने की योजना बना दिया। और जिससे कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य घनानंद की हत्या कर देता है। कब करता है? 323 ईसा पूर्व में। जब 323 ईसा पूर्व में हत्या कर देता है, हत्या करने के बाद मौर्य वंश की नींव डाल देता है चंद्रगुप्त मौर्य।
और चंद्रगुप्त मौर्य जब नींव डाल देता है तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है मित्र। और उस समय आपको बता दूं, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन बन जाता है और इन्होंने अपन जानते हैं, और इन्होंने उस समय अपने गुरु के सहारे पूरे राजाओं का शासन चालन वाला राजा का संचालन शुरू कर दिया मित्र। और ये 25 साल में, अब चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ज्यादा लंबा उम्र नहीं थी, कहते हैं 345 लगभग ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है, अब कोई कहता है 355 में हुआ है, तो इसका कोई इतिहास आज तक प्रमाणित नहीं मिला मित्र। 25 साल में ये राजा बन जाता है। कौन बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है। 25 वर्ष में ये राजा बन बैठता है मित्र। और जब ये 25 वर्ष में राजा बन जाता है और अपने गुरु की सहायता, चाणक्य की सहायता से राजा बन जाता है, घनानंद का विनाश कर देता है। और उसी समय जब एक घनानंद को मारता है तो इसी के अधीन कलिंग होता है। कलिंग कहां मित्र? उड़ीसा में है। वहां कलिंग आजाद हो जाता है। दूसरी बात बता दूं मित्र, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाता है 25 साल में, 322 ईसा पूर्व में राजा बन जाता है, बैठ जाता है गद्दी पे। और बैठने के बाद इसके एक मन में आता है कि हम पूरे भारत को कब्जा करना शुरू कर देता है। चारों तरफ तहलका मचाना चालू कर देता है, पूरा भारत इसके अधीन हो जाता है। और उसी बीच आपको बताया, मैं सिकंदर पढ़ाया था, आपको याद है नहीं? आपको मैंने आपको सिकंदर पढ़ाया था। सिकंदर भारत में पंजाब तक आया था, याद है आपको? पंजाब तक याद आया था। अगर हमारा सिकंदर वीडियो न देखे हो दोस्त, तो पहले हमारे वीडियो पे जाएं, वहां पर क्लिक करें, सिकंदर डालें, तो सिकंदर पहले आप पढ़ लीजिए, 100% तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद देखा जाए तो पंजाब की हम बात करते हैं, तो पंजाब में क्या हुआ दोस्त, सिकंदर चला गया, मगर उसका सिकंदर के एक सेनापति था दोस्त, और जो कौन था? सेल्यूकस था। और सेल्यूकस ने क्या किया? सेल्यूकस को ये सौंप के गया कि जो मैंने जीता हूं, जैसे भाई सिकंदर ने पुरुष से युद्ध किया, पुरुष से युद्ध करने के बाद जो पंजाब के क्षेत्रों को उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद सेल्यूकस को दे दिया। और सेल्यूकस कौन था भैया? सेल्यूकस था सिकंदर का महान सेनापति। और 305 ईसा पूर्व में क्या होता है? 305 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य वहां जाते हैं युद्ध करने के लिए मित्र, तो उस समय क्या होता है? उस समय एक भयंकर युद्ध होता है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच होता है। और अंत में क्या होता है? संधि हो जाती है। जब संधि हो जाती है तो सेल्यूकस ने एक प्रस्ताव रखता है। सेल्यूकस क्या प्रस्ताव रखता है? कि मेरी बेटी के साथ आपका वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। और वैवाहिक संबंध स्थापित कर, उसकी बिटिया का नाम हेलेना है, और हेलेना के साथ उसका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं चलता हूं, इसको बताने के लिए प्रयास करता हूं। आइए देखते हैं। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। अपने गुरु की सहायता से घनानंद को पराजित करके मगध के गद्दी पर नींव डाल दिया। यहां तक क्लियर हुआ दोस्त? क्लियर हुआ? जानकारी का स्रोत हमें अर्थशास्त्र के, भाई देखिए एक चीज और बता दूं, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है, अजय भी कहा जाता है। ठीक, तो जानकारी का स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। तो देखिए कुल मिलाकर तो अर्थशास्त्र में इन्होंने बहुत ज्यादा सब कुछ लिख दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल पड़ता है 300, देखा जाए 322 कहीं लिखा रहता है, कहीं 323 भी लिखा रहता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 298 ईसा पूर्व भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक बनता है, और भारत का प्रथम मुक्तिदाता। मतलब कारण क्या है? मुक्तिदाता का मतलब क्या होता है? कि आजकल देखा जाए तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग शासक बन जाते हैं जो जनता, घनानंद करता क्या था? जैसे कोई व्यक्ति टैक्स दे दिया, आज कल फिर आए टैक्स मांगने के लिए, तो कहता था कि भैया हमने कल ही टैक्स दिया, अब फिर आप मांगने आए। कहा भैया देखो घनानंद का शासन है, जब चाहेगा तब लेगा वो टैक्स, अब आपको देना पड़ेगा, और नहीं दियो तो कोड़े मार के फुला दूंगा। तो ये कुल मिलाकर मुक्तिदाता विदेशियों यूनानियों को दासता से क्या कर दिया था? मुक्तिदाता। देखिए जो विदेशियों थे, यूनानियों थे,
दास्ता जो दास्त मतलब बन जाते थे उनको मुक्त कर दिया, कहने का भाई चलो छोड़ दो इन लोग बेचारों को, क्या मतलब है इनको रखने से। और चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? चाणक्य को नियुक्त किया था। ये कई बार क्वेश्चन आया है इसका पूछता है मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन होता है? चाणक्य है। चाहे चाणक्य कर लो चाहे कौटिल्य कर लो। और ये चाणक्य एक वंशों तक नहीं रहा, और भी वंशों में रहा। जैसे बिंदुसार की बात कर लेते हैं, बिंदुसार में भी यही चाणक्य था। अशोक कभी शायद मिलता है कहीं कहीं इतिहास में, मगर अशोक में राधा गुप्त है। कौन है? राधा गुप्त। चलिए मित्र आइए देखते हैं। दूसरी बात बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम भी है, ऐसे नहीं है, और भी नाम है। इनको सेंड्रोकोटस कहा जाता है, एंड्रोकोटस कहा जाता है। कहां से पता चलता है? यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि इनको सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और कौन कौन कहा है? स्ट्रोबो, जस्टिन, एरियन, ये सब यूनानी इतिहासकार हैं। और एंड्रोकोटस कहने वाले कौन है? एरियन, प्लूटार्क। अब आप समझ सकते हैं। इन नामों की हम बात कर लें तो सर्वप्रथम, अगर इन नामों को हम सर्वप्रथम की बात करते हैं, विलियम जोन्स ने 1773 ईस्वी में मौर्य को रूप में पहचान किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, क्योंकि कारण क्या है, आजकल नाम बहुत उल्टा ऐसे पूछे जाते हैं मित्र। अब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं पूछेगा, सीधा सीधा यही पूछेगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, उसमें दे देगा सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। अब आपको समझना है, ठीक। और दूसरी बात, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के मध्य क्या हो जाती है? एक संधि हो जाती है। और संधि क्या होती है? वैवाहिक संबंध बनाया जाता है। देखिए इस संधि में फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, हमने पढ़ाया। अब देखिए एक चीज और बता दूं आपको, जब विवाह कर देता है तो प्लूटार्क ने कहा कि भाई देखा, प्लूटार्क इतिहासकार कहते क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किया था। कितना भैया? 500 हाथी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट दिया था। अब आप समझ सकते हैं दोस्त, 500 हाथी। और देखिए दहेज में भी मिलता था, उस जमाने में भी दहेज चलते थे। आपने पढ़ा होगा बिम्बिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार हैं। बिम्बिसार ने क्या किया था? इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया दोस्त, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। और उसी प्रकार क्या हुआ दोस्त, उसी प्रकार सेल्यूकस ने भी क्या करता है, ये दहेज देते हैं। इनको 5 प्रांत मिल जाता है। क्या प्रांत मिलता है? 5 प्रांत। एक है हेरात, कंधार, मकरान, काबुल, ये 4 प्रांत मतलब मिल जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, ऐसा पहला कोई शासक है जिसका वैवाहिक संबंध अंतरराष्ट्रीय था, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय, मतलब विदेशी, मैं कोई विदेशी विदेशों के साथ शादी किया था। और सेल्यूकस ने देखा जाए तो एक चीज बता दो, सेल्यूकस इतना होशियार था, कहीं डर लगता था कि भाई देखिए मेरी बेटी मतलब विदेश मतलब ईरान का रहने वाली है, कहीं इस नौसाला इंडिया वाले धोखा दे दिया, तो इसीलिए अपना एक राजदूत भेज दिया। और राजदूत किसको भेजा? सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम है मेगस्थनीज। मेगनीज की पुस्तक है इंडिका। कौन सी पुस्तक है भैया? इंडिका है। ऐसा क्यों भेजा? इसलिए भेज दिया कहीं मेरी बेटी को कोई परेशान ना करे मौर्य, क्योंकि भारतीय कोई भरोसा नहीं है, समझे? ये सोचता था। अब देखिए 298 ईसा पूर्व की बात बता दूं, इन्होंने क्या किया, अपने गुरु भद्रभाव के कहने पर, ये जैन धर्म अनुयायी था, ये भी कुछ से पूछता है कौन से है? जैन धर्म का अनुयायी था। मतलब कहना है चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और 298 ईसा पूर्व में ये कर्नाटक गए थे। कर्नाटक में स्वर्णबेलगोला, कौन सा बच्चा? स्वर्णबेलगोला। इन्होंने वहां उस समय जैन धर्म की उपासना कर रहे थे, और जिसके कारण से उपासना करते करते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 298 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो जाती है मित्र? मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है जब 312 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार मतलब यहाँ मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था, जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी उस समय।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक काम और किया दोस्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा जाए तो सुदर्शन झील, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ है मित्र? सौराष्ट्र है गुजरात, गुजरात आप ध्यान दीजिए, गुजरात है। और गुजरात में इन्होंने क्या किया था? सौराष्ट्र की हम बात करते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किया था। आप कहेंगे सुदर्शन झील का निर्माण करने वाला पहला शासक है, सुदर्शन झील का निर्माण करने वाला पहला शासक। यही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराने वाला जो अर्ध शुल्क है, आधा पैसा जनता का आधा हमारा, उसको कहते अर्ध शुल्क कहा जाता था। तो कौन किया था? रुद्रदामन, रुद्रदामन ने किया था। अब आप समझ सकते हैं, इसी का पुनर्निर्माण और किए थे सुदर्शन झील का। अब आप देखा जाए तो उसमें अस्कन गुप्त ने किया था, गुप्त वंशी शासक अस्कन गुप्त ने किया था। तो ये सुदर्शन झील का निर्माण कराने वाला कौन शासक है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इसका मतलब है जनता के लिए हितकारी था, ये जैन धर्म अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य, और अपने प्राण भी त्याग दिया था जैन धर्म की उपासना करते समय। तो मित्र, ये कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों जरूर सब्सक्राइब करवाइए और दोस्त शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।